आज की इस कक्षा में हम नातेदारी, जिसे हम किनशिप कहते हैं, उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो किनशिप नातेदारी, संगोत्रता, स्वजन या रिश्तेदार इत्यादि नामों से हम नातेदारों को जानते हैं। तो नातेदार का तात्पर्य है कि हमारे करीबी रिश्तेदार या बंधुत्व, संगोत्रता या स्वजन, जिनसे हमारा संबंध जो है वो घनिष्ठ होता है और जिसमें लगाव की भावना बहुत अधिक होता है। ऐसे व्यक्तियों के रिलेशन को हम क्या कहते हैं? हम नातेदार कहते हैं। तो नातेदार की जो अवधारणा है उसके बारे में हम आज विस्तार से देखेंगे। तो अंग्रेजी में इसे किनशिप कहते हैं और इसके समानार्थी शब्दों के रूप में हम संगोत्रता, बंधुत्व, नातेदारी एवं स्वजन, रिश्तेदार इत्यादि नामों से हम जानते हैं। सामान्यतः हम यह देखते हैं कि व्यक्ति अपनी यौन इच्छाओं की पूर्ति के लिए विवाह करता है और परिवार का निर्माण करता है, और इस रूप में विवाह करने के उपरांत उसके बहुत सारे रिश्तेदार, नातेदार स्वतः ही बन जाते हैं, जिसमें पति, पत्नी, सास, ससुर, मामा, मामी, चाचा, चाची इत्यादि। ये जो नातेदारी हैं, ये जो शब्द हैं, वही नातेदार कहलाते हैं। तो एक व्यक्ति अपनी यौन इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए विवाह करता है और विवाह करने के पश्चात स्वतः ही उसे बहुत सारे नातेदार या रिश्तेदार मिल जाते हैं। तो जरूरी नहीं है कि वो विवाह करने के बाद ही उसके नातेदार या रिश्तेदार बने। मनुष्य जैसे ही जन्म लेता है तो वह अनेक लोगों से जुड़ जाता है, स्वतः ही जुड़ जाता है। अब वह जो लोग हैं जो उनसे जुड़े हुए होते हैं वो दो प्रकार के हो सकते हैं। या तो उस व्यक्ति के रक्त संबंधी होंगे या फिर उस व्यक्ति के विवाह संबंधी होंगे। कहने का तात्पर्य है कि हम नातेदारों को दो भागों में बांट सकते हैं, विवाह संबंधी नातेदार और रक्त संबंधी नातेदार। रक्त संबंधी नातेदार का तात्पर्य है कि ऐसे लोग जिससे हमारा ब्लड रिलेशन है, जिसका ब्लड और हमारा ब्लड एक ही स्रोत से उत्पन्न हुआ हो। और विवाह संबंधी नातेदार मतलब ऐसे रिश्तेदार जिससे हमारा संबंध है, किसी व्यक्ति के विवाह के कारण हमारा संबंध स्थापित हुआ। तो रक्त संबंधी नातेदार जैसे भाई, बहन, माता, पिता, नाना, नानी, ये है जो है वो रक्त संबंधी रिश्तेदारी हैं। जबकि विवाह संबंधी नातेदारों में पत्नी, भाभी, मामी, फूफा, ठीक है। तो ये जो होते हैं वो विवाह संबंधी रिश्तेदार हमारे होते हैं। तो किनशिप या नातेदार दो प्रकार के होते हैं, रक्त संबंधी नातेदार और विवाह संबंधी नातेदार। तो समाज शास्त्र में यह भी जो है वो केंद्रीय अवधारणा है। समाज शास्त्र में इसके आधार पर प्राथमिक समूहों का निर्माण होता है और ऐसे नातेदार और रिश्तेदारों के बीच में एक हम की भावना, एक लगाव की भावना पाई जाती है और ज्यादा लगाव की भावना पाई जाती है। सामान्यतः हम इसे प्राथमिक समूह के रूप में ले सकते हैं। तो समाज शास्त्र की महत्वपूर्ण अवधारणा है और इसके बारे में हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। तो आइए जानते हैं इसके अर्थ एवं परिभाषा के बारे में। तो नातेदार का अर्थ है स्वजन, स्वगोत्रता भी बोल सकते हैं। गोत्र के आधार पर जितने भी एक गोत्र के मानने वाले लोग हैं वो आपस में रिश्तेदार होते हैं। तो स्वगोत्रता, स्वजन, नातेदार, रिश्तेदार, किनशिप, ये एक ही शब्द के समानार्थी हैं। परिभाषा के रूप में हम देखें तो कैसे परिभाषित कर सकते हैं हम नातेदारों को? तो चार्ल्स विनिक का कहना है कि नातेदार के अंतर्गत वे संबंध आते हैं जो अनुमानित और वास्तविक वंशावली संबंधों पर आधारित होते हैं। कहने का तात्पर्य है चार्ल्स विनिक के अनुसार कि नातेदारी के अंतर्गत वे सारे संबंध आते हैं जो अनुमानित और वास्तविक वंशावली के संबंधों पर आधारित होते हैं। यानी प्रत्येक परिवार का एक वंशावली होता है और उस वंशावली में आने वाले सारे लोग, चाहे वो अनुमानित हो या फिर वास्तविक हो, सारे लोग आपस में एक नातेदार या रिश्तेदार होते हैं, चाहे वे रक्त संबंधी हो चाहे वो
विवाह संबंधी हो। तो चार्ल्स विनिक का यह कहना है। अगला कोटेशन है रेडक्लिफ ब्राउन का। तो रेडक्लिफ ब्राउन क्या लिखते हैं, देखिए, नातेदारी स्वीकृत वंश संबंध पर आधारित है, यानी समाज द्वारा मान्यता प्राप्त वंश में जो संबद्धता होती है, यानी एक वंश के जो लोग होते हैं जिन्हें समाज की मान्यता होती है, वह एक नातेदारी के अंतर्गत आते हैं, यानी एक नातेदारी के अंतर्गत आते हैं। यानी एक वंश के जो लोग होते हैं वो आपस में नातेदार या रिश्तेदार होते हैं, और ऐसे संबंधों को समाज द्वारा मान्यता प्राप्त होता है। अगले समाजशास्त्री डॉक्टर रिवर्स। तो डॉक्टर रिवर्स का कोटेशन हम देखेंगे तो लिखा हुआ है कि नातेदारी वंशावली के माध्यम से निर्धारित तथा वर्णित होती है, यानी इन्होंने भी वंशावली को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। वंशावली के आधार पर एक वंश के जो लोग हैं वो आपस में नातेदार या रिश्तेदार होते हैं। लूसी मेयर। तो लूसी मेयर ने कैसे परिभाषित किया है, नातेदारी में सामाजिक संबंधों को जैविक संबंधों में व्यक्त किया जाता है। तो नातेदारी एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सामाजिक संबंधों को जैविक व्यवस्था में व्यक्त करते हैं, यानी वंश के आधार पर एक वंश के सारे लोग आपस में सामाजिक संबंधों के माध्यम से जुड़े होते हैं, किंतु वह अपने पूर्वजों के आधार पर जैविक संबंध को व्यक्त करते हैं। एक और समाजशास्त्री है रॉबिन फॉक्स। तो रॉबिन फॉक्स क्या लिखते हैं, नातेदारी वास्तविक, ख्यात अथवा कल्पित समरक्तता वाले व्यक्तियों के मध्य संबंध है। यहां ध्यान देने वाली बात है समरक्तता, यानी एक समान रक्त वाले लोगों का ऐसा समूह है जो वास्तविक होता है या ख्यात हो सकता है या फिर कल्पित हो सकता है। तो ऐसे एक समान रक्त वाले, यानी एक ही उदर से जन्म लेने वाले या एक रक्त के समूह वाले जिनमें एक वंश का रक्त संचारित होता हो, ऐसे व्यक्तियों के मध्य यदि संबंध बनते हैं तो आपस में वे एक दूसरे के नातेदार या रिश्तेदार कहलाते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि नातेदारी जो है वो वास्तव में मान्यता प्राप्त वे सारे संबंध आते हैं जिसे समाज मान्यता देता है। नातेदार दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो रक्त संबंधी नातेदार, दूसरा विवाह संबंधी नातेदार, और तीसरा भी हो सकता है, कुछ समाजशास्त्री तीसरे नातेदारों की भी बात करता है, जिसे सामाजिक मान्यता प्राप्त होता है। सामाजिक मान्यता प्राप्त मतलब जैसे गोद लिया हुआ बच्चा, हम किसी बच्चे को गोद ले लेते हैं तो वह हमारा पुत्र या किसी का भतीजा, किसी का भांजा बन जाता है। तो ना तो उसने रक्त के आधार पर वह परिवार से संबंधित है, ना ही वह विवाह के आधार पर संबंधित है। उसे सामाजिक स्वीकृति प्राप्त है, वैधानिक स्वीकृति प्राप्त है, और इस आधार पर वह उस परिवार का हिस्सा बन गया है। नातेदार या रिश्तेदार के रूप में वो सब परिवार में स्थान उसको प्राप्त मिल गया है। तो यह भी नातेदारी के अंतर्गत आता है। तो नातेदारी को हम 3 भाग में बांट सकते हैं मोटे तौर पर। एक तो रक्त संबंधी नातेदार, दूसरा विवाह संबंधी नातेदार, और तीसरी सामाजिक मान्यता प्राप्त नातेदार, जैसे कि मितान या गियां बत्ते हैं, मितान बत्ते हैं, जो दो दोस्त आपस में मिलकर मितान बद लेते हैं तो एक दूसरे के वो संबंधी कहलाते हैं। एक दूसरे में खान पान, आना जाना, रहन सहन, ये सारी चीजें वो करते हैं तो आपस में एक नातेदार या रिश्तेदार कहलाते हैं। तो नातेदारी यही है जो हम कहते हैं सामान्य बोलचाल की भाषा में मामा, चाचा, चाची, फूफा, फूफा, बुआ, दादा, दादी, नाना, नानी, ये सब जो है वो नातेदारी है। आइए हम नातेदारी के कुछ आधार देखते हैं, किस आधार पर हमारे नातेदार या रिश्तेदार बनते हैं। तो पहला आधार हमने रखा है रक्त संबंधी नातेदारी। रक्त संबंधी नातेदारी का तात्पर्य है कि ऐसे लोगों का समूह जिनमें एक समान रक्त हो, यानी एक ही वंश का रक्त हो। जैसे मैं यदि अपने रक्त संबंधियों को यदि बोलूं तो मैं, मेरे माता पिता, मेरे पुत्र, मेरे दादा दादी, इसके अतिरिक्त मेरे मामा, क्योंकि मेरे पिता मम्मी के भाई हैं तो उनके रक्त और मेरा रक्त एक समान होगा। इसके अतिरिक्त बुआ मेरे पिता के बहन हैं। तो इस प्रकार से ये जो आपस में
एक ही रक्त इन लोगों के बॉडी में जो संचरित होता है, जिसका सोर्स एक होता है, स्रोत एक होता है, रक्त संबंधी नातेदार कहलाते हैं। यानी रक्त के आधार पर जुड़े हुए हैं, विवाह के आधार पर नहीं जुड़े हैं। तो ऐसे जो नातेदार हैं वो रक्त संबंधी नातेदार कहलाते हैं। विवाह संबंधी नातेदार का तात्पर्य है, दूसरा आधार है विवाह संबंधी नातेदार। तो इसका तात्पर्य है कि जब विवाह, किसी व्यक्ति का विवाह होने के उपरांत ऐसे नातेदार या रिश्तेदार हमसे जुड़ जाते हैं तो विवाह संबंधी नातेदार कहलाते हैं। जैसे कि चाची, तो हमारे पिता के भाई से किसी दूसरी स्त्री का विवाह हुआ तो वह स्वतः ही हमारे चाचा या चाची हो गए, हमारे चाची हो गए। उसी प्रकार मामी, फूफा और क्या बोल सकते हैं, पत्नी भी है, साली, साला, जीजा, ठीक है। तो ये जो सारे संबंधी हैं वो विवाह संबंधी नातेदार कहलाते हैं। तीसरा होता है समाज स्वीकृत संबंध। ऐसे स्वीकृति जो समाज हमको स्वीकृति प्रदान कर देता है, ऐसे नातेदारों के लिए जिसे समाज स्वीकृति प्रदान कर देता है। जैसे कि किसी बच्चे को गोद लेने के बाद माता पिता से उसका संबंध समाज की स्वीकृति है कि गोद लेने के पश्चात वह उसका सदस्य बन जाता है। इसके अतिरिक्त जो अमितान होते हैं, जो अच्छे दोस्त आपस में एक दूसरे के घर खाना पीना करते हैं, एक दूसरे के घर में उन लोगों का अच्छा सामाजिक संबंध बन जाता है। तो इस प्रकार से हम मोटे तौर पर तीन आधारों में बांट सकते हैं, रक्त संबंधी नातेदारी, विवाह संबंधी और समाज स्वीकृत संबंधी। टोडा जनजाति में, नीलगिरी के जंगलों में एक जनजाति रहती है टोडा जनजाति, उसमें एक संस्कार होता है, उस संस्कार को कहते हैं पुरुषोत्पीमी संस्कार। तो पुरुषोत्पीमी संस्कार क्या होता है कि टोडा जनजाति में बहुविवाह का या बहुपति विवाह का प्रचलन है। यानी एक स्त्री के बहुत सारे पति होते हैं। जिस प्रकार पांडव लोग थे, 5 लोग एक ही स्त्री के पति थे, तो ठीक उसी प्रकार टोडा जनजाति में एक स्त्री के बहुत सारे पति होते हैं। किंतु जब बच्चे का जन्म होता है तो उसका वास्तविक पिता कौन है ये पहचानना या इसका निर्धारण करना बहुत कठिन हो जाता है। तो ऐसे समय में टोडा जनजाति में पुरुषोत्पीमी संस्कार किया जाता है। यानी पुरुषोत्पीमी संस्कार मतलब पुत्र का निर्धारण। सामान्यतः टोडा जनजाति में मान्यता है कि वही व्यक्ति किसी बच्चे का पिता होगा जो पुरुषोत्पीमी संस्कार करेगा। तो पुरुषोत्पीमी संस्कार के दौरान जो व्यक्ति बच्चे को धनुष बाण थमाता है, बच्चे के हाथ में थमाता है, वही उसका जैविक पिता मान लिया जाता है। तो उसके तो पिता कौन है ये इसका पता नहीं है, किंतु पुरुषोत्पीमी संस्कार जो व्यक्ति कर देता है वही उस व्यक्ति का, उस बच्चे का पिता कहलाता है। ये टोडा जनजाति में पुरुषोत्पीमी संस्कार कहलाता है। तो ये सामाजिक मान्यता है कि भाई उसका पिता कोई भी हो, लेकिन उसका पिता वही कहलाएगा जो पुरुषोत्पीमी संस्कार करेगा। तो ऐसे सामाजिक मान्यता प्राप्त जो संबंध है उसका यह एक प्रमुख उदाहरण है। तो टोडा जनजाति में समानता देखने को मिलता है। पुरुषोत्पीमी संस्कार के द्वारा वहां जैविक पिता का निर्धारण होता है जिसे समाज की मान्यता प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से भी संबंध और बहुत सारे जनजातियों में हमको देखने को मिलता है, लेकिन टोडा जनजाति में पुरुषोत्पीमी संस्कार यानी वास्तविक पिता वही माना जाता है, मतलब जैविक पिता वही माना जाता है जो उस बच्चे के साथ पुरुषोत्पीमी संस्कार करता है अर्थात धनुष बाण को थमाता है, वही उसका वास्तविक पिता कहलाता है। आइए अब हम जानते हैं नातेदारी के प्रकार के बारे में, यानी टाइप ऑफ किनशिप। मैंने पहले ही बताया कि नातेदार 2 प्रकार के हो सकते हैं, समरक्तता संबंध वाले या रक्त संबंधी वाले नातेदार, और दूसरा विवाह संबंधी वाले नातेदार। रक्त संबंधी वाले नातेदारों में ऐसे व्यक्ति जिनसे हमारा ब्लड का ट्रांसफॉर्मेशन है, यानी उन व्यक्तियों में हमारे जैसा ही रक्त है, उन लोगों का डीएनए और हमारा डीएनए मैच खाता है, ऐसे लोगों का जो समूह है वो रक्त संबंधी नातेदार कहलाते हैं। तो मानो कोई व्यक्ति है तो उस व्यक्ति का माता पिता वही ब्लड मिलेगा, पुत्र पुत्री वही ब्लड रहेगा, पौत्र यानी परदादा परदादी, चाचा मासी मामा बुआ दादा दादी नानी नाना भाई बहन इत्यादि और बहुत सारे रक्त संबंधी होते हैं जिनसे हमारा ब्लड का रिलेशन होता है। दूसरा होता है विवाह संबंधी नातेदार। माने एक व्यक्ति के विवाह के उपरांत
जो भी रिश्तेदार निर्मित होते हैं वो विवाह संबंधी नातेदार कहलाते हैं। जैसे विवाह के बाद वह किसी की पत्नी हो जाती है, किसी का पति हो जाता है, तो पति पत्नी, साला साली, ससुर सास, मामी, फूफा, चाची, भाभी, जीजा, ननद, साड़ू, बहू, देवर, ये जो सारे संबंध हैं वो विवाह संबंधी नातेदार हैं। विवाह संबंधी नातेदार मतलब मोटे मोटे तौर पर हम ये मान सकते हैं कि ऐसे नातेदार जो विवाह उपरांत हमसे जुड़ जाते हैं वो विवाह संबंधी नातेदार कहलाते हैं, और ऐसे संबंध जो हमसे जन्म लेने के उपरांत ही स्वतः जुड़ जाते हैं वो रक्त संबंधी नातेदार कहलाते हैं। तो ये है रक्त संबंधी नातेदार और विवाह संबंधी नातेदार। तीसरा प्रकार भी हमने बताया कि समाज स्वीकृत संबंध नातेदार, और समाज स्वीकृत नातेदार का तात्पर्य है मतलब ऐसे संबंध जिन्हें हमें समाज की स्वीकृति मिल जाती है और वो हमारे रिश्तेदार नातेदार की भांति समाज में प्रदर्शित होते हैं, व्यवहार स्थापित करते हैं। ऐसे जो संबंध हैं वो क्या कहलाते हैं, हमें समाज स्वीकृत संबंध या नातेदार कहलाते हैं। आगे है नातेदारी की श्रेणियां यानी कैटेगरी ऑफ किनशिप। तो नातेदारी को हम 3 श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं। मर्डॉक ने भी इन्हें 3 भागों में ही बांटा है, प्राथमिक नातेदारी, द्वितीयक नातेदारी और तृतीयक नातेदारी। तो प्राथमिक नातेदारी, द्वितीयक नातेदारी और तृतीयक नातेदारी, ये नातेदारी की श्रेणियां हैं, कैटेगरीज है, यानी 3 कैटेगरीज में हमने नातेदारी को बांटा है। तो इसके आधार क्या हैं? इसके आधार है संबंध। पहला हम देखेंगे प्राथमिक नातेदार। तो प्राथमिक नातेदार का तात्पर्य है वे नातेदार या वे रिश्तेदार जिससे हम सीधा जुड़े हुए हैं, जिसके लिए हमें किसी दूसरे नातेदार की आवश्यकता नहीं होता है, जिससे हम सीधा जुड़े हुए हैं। जैसे हम अपने पापा से सीधा जुड़े हैं, अपने मम्मी से सीधा जुड़े हैं, भाई से जुड़े हैं, बहन से जुड़े हुए हैं, ठीक है, पिता से जुड़े हुए हैं। तो ये नातेदार प्राथमिक नातेदार कहलाते हैं, जिससे हमारा सीधा सीधा संबंध है, जिसमें बहुत ज्यादा लगाव की भावना है। तो ऐसे नातेदार रिश्तेदार प्राथमिक नातेदार कहलाते हैं और ये 8 प्रकार के होते हैं। इसमें 7 प्रकार के विवाह संबंधी नातेदार और 7 प्रकार के रक्त संबंधी नातेदार और 1 प्रकार का विवाह संबंधी नातेदार होता है। तो कौन कौन आएंगे? पिता पुत्र, माता पुत्र, भाई बहन, भाई भाई, बहन बहन, ठीक है, ये सारे संबंध प्राथमिक नातेदारों के अंतर्गत आएंगे। ये 8 प्रकार के होते हैं। दूसरा होता है द्वितीयक नातेदार। तो द्वितीयक नातेदार का संबंध है ऐसे रिश्तेदार जिसके लिए हमें किसी दूसरे रिश्तेदार की आवश्यकता होती है, या जो दूसरा रिश्तेदार होता है वो माध्यम का कार्य करता है, हम उनसे सीधा संबंध नहीं रखते हैं। जैसे कहने का तात्पर्य है कि दादा, तो दादा कहने का तात्पर्य है कि हमारे पिता का पिता, तो हमारे पिता बीच में है ना, हमारे पिता का जो पिता है वो हमारा दादा होगा। दादी यानी हमारे पिता की माँ, ठीक है, तो दादा दादी, मामा, मामा मतलब हमारी मम्मी का भाई, तो मम्मी बीच में आए। इसके अतिरिक्त साला, तो साला मतलब हमारी पत्नी का भाई। ननद यानी हमारे पति की बहन, ठीक है। तो जिसके लिए एक बीच में प्राथमिक नातेदार हो और उस प्राथमिक नातेदार से संबंधित अगला जो नातेदार है वो द्वितीयक नातेदार कहलाएगा। मर्डॉक ने इसे 33 प्रकार के बताए हैं, यानी 33 प्रकार के द्वितीयक नातेदार होते हैं। और परिभाषित हम कैसे कर सकते हैं? तो प्राथमिक नातेदारों के प्राथमिक नातेदार हम, यानी हमारे जो नातेदार हैं उसके प्राथमिक नातेदार हमारे द्वितीयक नातेदार कहलाएंगे। जैसे दादा, तो दादा हमारे लिए द्वितीयक नातेदार है, लेकिन हमारे पिता के लिए प्राथमिक नातेदार हैं। हमारे पिता का पिता है, तो हमारे पिता के लिए हमारा दादा जो है वो प्राथमिक नातेदार है, लेकिन हमसे यदि हम देखें तो हमारा द्वितीयक नातेदार होगा, क्योंकि वो हमारे पिता के पिता है। तो इस प्रकार से द्वितीयक नातेदार 33 प्रकार के होते हैं। तीसरा होता है तृतीयक नातेदार। तो तृतीयक नातेदार को हम परिभाषित कर सकते हैं कि हमारे द्वितीयक नातेदारों के प्राथमिक नातेदार हमारे लिए तृतीयक नातेदार होते हैं। यानी हमारे द्वितीयक नातेदार यानी हमारे दादा का भाई, हमारे दादा की
दादा का पिता या हमारे दादा के चाचा या हमारे दादा के भाई, ये ऐसे सारे संबंध, बहन, ये सारे संबंध हो सकते हैं। तो ये तृतीयक नातेदार कहलाता है। जैसे साड़ू, साड़ू मतलब हमारी पत्नी की बहन का भाई का पति हमारे लिए साड़ू होगा। परदादा यानी हमारे पिता के पिता के पिता। तो इस प्रकार से जिसके बीच में दो नातेदार हों, ऐसे नातेदार तृतीयक नातेदार कहलाते हैं। और ये सर्वाधिक होते हैं, 151 प्रकार के तृतीयक नातेदार हमारे बीच में होते हैं। तो इस प्रकार नातेदारी की 3 श्रेणियां होती हैं, प्राथमिक नातेदार, द्वितीयक नातेदार और तृतीयक नातेदार। प्राथमिक नातेदार मतलब जिससे हमारा सीधा संबंध होता है, बीच में कोई दूसरा नातेदार नहीं होता है, जैसे माता पिता, भाई बहन, बहन बहन, भाई भाई, ठीक है। तो ये 8 प्रकार के होते हैं। द्वितीयक नातेदार मतलब हमारे जो प्राथमिक नातेदार हैं उनके प्राथमिक रिश्तेदार हमारे लिए द्वितीयक नातेदार कहलाएंगे, ये 33 प्रकार के होते हैं। और तृतीयक नातेदार मतलब हमारे जो द्वितीयक रिश्तेदार हैं उनके जो प्राथमिक रिश्तेदार हैं वो हमारे तृतीयक नातेदारी या तृतीयक रिश्तेदार कहलाएंगे। तो इस प्रकार से ये नातेदारी की 3 श्रेणियां हैं, प्राथमिक श्रेणियां, द्वितीयक श्रेणियां, तृतीयक श्रेणियां। माँ डाक ने से बताया 3 भागों में बांटा है। अगला टर्म है नातेदारी की संज्ञाएं यानी किनशिप टर्म। तो नातेदारी की संज्ञाएं, इनको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक विशिष्ट या वर्णात्मक जिसे हम कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हम पर्टिकुलर वन रिलेटिव कह सकते हैं, और वर्गात्मक जिसे एक वर्ग या समूह के रूप में हमारे नातेदार को हम व्यक्त कर सकते हैं। तो नातेदारी का ये टर्म है कि नातेदार 2 प्रकार के हो सकते हैं, विशिष्ट या वर्गात्मक के रूप में, और दूसरा विशिष्ट या वर्णात्मक के रूप में, और दूसरा वर्गात्मक के रूप में। तो विशिष्ट या वर्गात्मक कहने का, वर्णात्मक कहने का तात्पर्य है कि ऐसे रिश्तेदार जिसके लिए हम पर्टिकुलर एक ही वर्ड का उपयोग करते हैं, यानी एक ही रिश्तेदार के लिए हम प्रयोग करते हैं। जैसे माता, माँ, तो माँ हम एक ही रिश्तेदार को पर्टिकुलर, हमें जन्म देने वाली माँ को ही हम पर्टिकुलर उनके लिए हम माँ का प्रयोग करते हैं। पत्नी किसी को भी नहीं कहते, दूसरे रिश्तेदार को, यानी हमसे हमारा जिन स्त्री से विवाह हुआ है उसी को हम पत्नी कहते हैं, पर्टिकुलर उसी को कहते हैं। सन यानी हमारा पुत्र, हम किसी दूसरे रिश्तेदार को ऐसा नहीं कहते, पर्टिकुलर उसी को कहते हैं। पुत्री, ठीक है। तो पति पत्नी, पुत्री, माता पिता, ऐसे जो रिश्तेदारी हैं वो पर्टिकुलर एक ही रिश्तेदार को हम कहते हैं, या एक ही रिश्तेदार हमारे होते हैं जिसके लिए पर्टिकुलर इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो ये विशिष्ट या वर्णात्मक रिलेटिव कहलाते हैं। दूसरा होता है वर्गात्मक। वर्गात्मक मतलब एक समान, यानी एक ऐसा वर्ग के नातेदार जिन नातेदारों के लिए हम एक वर्ड का प्रयोग करते हैं, यानी बहुत सारे ऐसे रिश्तेदार जिनके लिए हम एक वर्ड का प्रयोग करते हैं। जैसे कि देखिए, असम में एक जनजाति पाया जाता है सेमा नागा जनजाति। तो सेमा नागा जनजाति में बहुत सारे रिश्तेदारों को अजा बोलते हैं। तो अजा किन किन को बोलते हैं? अजा बोलते हैं, माँ को भी अजा बोलते हैं, चाची को भी अजा कहा जाता है, मामी को भी अजा कहा जाता है, मौसी को भी अजा कहा जाता है, बड़ी माँ को भी अजा कहा जाता है। ठीक है। तो इतने सारे रिश्तेदारों के लिए हम एक ही वर्ड का उपयोग करते हैं और वो वर्ड होता है कौन सा? अजा। तो ये वर्गात्मक नातेदारी कहलाता है, यानी एक वर्ग में नातेदारों को हम ऐसा व्यक्त कर सकते हैं। जैसे कि हम अंग्रेजी में बोलते हैं अंकल, तो अंकल कहने का मतलब हमारे चाचा भी अंकल होता है, हमारा मामा भी अंकल होता है, हमारा मौसा भी अंकल होता है, हमारा फूफा भी अंकल होता है, हमारे बड़े पापा भी अंकल होते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से बहुत सारे रिश्तेदारों को एक ही नातेदारी के रूप में व्यक्त करना वर्गात्मक या समूह रिश्तेदार कहलाते हैं। दूसरा हम विशेषता देखेंगे अपू। सीमा नागा जनजाति में ही अपू नामक एक नातेदारी होता है, जिसमें पिता को, चाचा को, फूफा को, मामा को, बड़े पापा को, मौसा को, इन सबको हम अपू कहते हैं, यानी इन सब के लिए एक ही वर्ड का उपयोग करते हैं। तो ये भी वर्गात्मक कहलाता है। अंग्रेजी में हमने देखा जैसे कजन, तो कजिन का मतलब होता है हमारे चाचा का बेटा, हमारे बड़े पापा का बेटा, हमारे मौसा का बेटा, हमारे फूफा का बेटा, हमारे मामा का बेटा, ये सबको हम कजिन कह देते हैं, भाई। और अंकल, तो अंकल मैंने जैसे कि बताया
कि चाचा को, मामा को, फूफा को, या बहुत सारे ऐसे लोगों को हम अंकल कहा देते हैं। बहुत सारे, उसके लिए पर्टिकुलर कोई वर्ड नहीं है। तो ऐसे जो नातेदार या रिश्तेदार होते हैं उन्हें हम वर्गात्मक कहते हैं। तो इस प्रकार से नातेदारी के जो टर्म है उसको हम दो भाग में बांट सकते हैं, विशिष्ट या वर्गात्मक, वर्णात्मक, और दूसरा वर्गात्मक। विशिष्ट यानी जिसके लिए पर्टिकुलर कोई वर्ड, स्पेशल उसके लिए कोई वर्ड का उपयोग हम करते हैं, जैसे पत्नी, मतलब एक ही व्यक्ति को हम पत्नी के शब्द से संबोधित कर सकते हैं। जब और वर्गात्मक जिसमें बहुत सारे रिश्तेदारों को हम एक ही नाम से संबोधित करते हैं, जैसे सेमे नागा जनजाति में आजा और अपू। अगला है नातेदारी की रीतियां यानी किनशिप यूजेस। तो नातेदारी की रीतियां का तात्पर्य है कि हम अपने नातेदार या रिश्तेदारों से कैसा संबंध रखते हैं, इसको हम नातेदारी की रीतियां कहते हैं, या किस प्रकार की रीति या व्यवहार रखते हैं, ये नातेदारी की रीतियां कहलाती है। तो यहाँ हम बहुत सारे नातेदारों की रीतियां देखेंगे, जिसमें पहला है परिहार या विमुखता, जिसको अवॉइडेंस कहते हैं। दूसरा परिहास या हंसी मजाक का संबंध, जिसको हम जोकिंग रिलेशन कहते हैं। तीसरा माध्यमिक संबोधन, जिसको हम टेक्टोनॉमी कहते हैं। और चौथा है पितृश्रय, मतलब जिसको एमिटेट बोलते हैं। और चौथा है सहप्रवासिता अथवा सहकष्टी, जिसे हम कुवैट बोलते हैं। तो अलग अलग जनजातियों में ये पाई जाती है। सामान्यतः परिहार या विमुखता, पहला है परिहार या विमुखता। तो कहने का मतलब है कि कुछ हमारे नातेदार रिश्तेदार ऐसे बन जाते हैं, ऐसे होते हैं जिनके बीच में परिहार या दूरी या विमुखता रखा जाता है, जिनसे आमने सामने नहीं आते हैं, जिनसे दूरी बनाकर रखते हैं, जिन्हें देखना, छूना निषेध माना जाता है, या परिहार रखा जाता है, दूरी का बर्ताव किया जाता है। तो ऐसे नातेदारों को हम परिहार या विमुखता वाले नातेदार या रिश्तेदार कह सकते हैं, जिनसे हम अवॉइड करते हैं, जिनसे हम मिलना अवॉइड करते हैं, जिनसे सामने आ जाना अवॉइड करते हैं, जिनको ना छूने अवॉइड करते हैं, या जिनसे हम दूरी बनाकर रखते हैं। ऐसे नातेदारों को हम परिहार या विमुखता वाले संबंध कहते हैं। सामान्यतः उदाहरण के तौर पर हम ले सकते हैं कि अपने जेठ से संबंध, बहू जो है वो अपने पति के बड़े भाई से इस प्रकार के संबंध रखती है। बहू जो है अपने ससुर से इस प्रकार के संबंध रखती है। सास जो है वो अपने दामाद से इस प्रकार के संबंध रखते हैं, यानी थोड़ा डिस्टेंस का पालन करते हैं। कोई भी जो व्यक्ति होता है वह अपनी पत्नी की बड़ी बहन से इस प्रकार के संबंध रखता है, यानी दूरी का पालन करते हैं। तो ऐसे संबंधों में थोड़ा विमुखता या परिहार का पालन किया जाता है समाजों में। ऐसे संबंधों को हम परिहार या विमुखता वाले संबंध कहते हैं। तो उदाहरण के तौर पर हम ले सकते हैं जेठ का, या फिर ससुर और बहू का, सास और दामाद का संबंध, व्यक्ति और उसकी पत्नी की बड़ी बहन का संबंध। ठीक है, तो इसमें विमुखता या परिहार बरता जाता है। दूसरा होता है जोकिंग रिलेशन या परिहास, जिसमें हंसी मजाक के संबंध होते हैं। तो ऐसे कुछ नातेदार रिश्तेदार होते हैं जिसमें हंसी मजाक के संबंध होते हैं। तो उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं जीजा साली का संबंध, जीजा साला का संबंध, देवर भाभी का संबंध, ननद भाभी का संबंध, इसके अतिरिक्त चाचा भतीजे का संबंध, मामा भांजे का संबंध। ये जोकिंग रिलेशन होता है जिसमें हम हंसी मजाक के संबंध सामान्यतः हम देखने को मिलते हैं। हंसी मजाक इन लोगों के बीच में सामान्यतः होते रहता है या पाया जाता है। तो परिहास या हंसी मजाक या जोकिंग रिलेशन वाले संबंध, उदाहरण के तौर पर जीजा साला और जीजा साली, मामा भांजा, चाचा भतीजा, ये सब रिलेशन में इस प्रकार के देखने को मिलते हैं। अगला होता है माध्यमिक संबोधन या टेक्टोनॉमी। तो माध्यमिक संबोधन यानी ऐसे नातेदार या रिश्तेदार जिनके लिए या जिनको संबोधित करने के लिए हम किसी दूसरे व्यक्ति का उपयोग करते हैं, दूसरे रिश्तेदार का हम सहारा लेते हैं और उन्हें संबोधित करते हैं। जैसे कुछ समुदायों में देखने को मिला है कि अपने पति को उसके बच्चे के नाम से बुलाते हैं, जैसे राजू के पापा, राजू के मम्मी,
है ना। तो राजू कौन है? राजू पुत्र है, और उसके पापा को बुलाने के लिए उसके पापा को सीधा नाम न लेकर किसी माध्यम के माध्यम से हम उसको संबोधित करते हैं। तो राजू के पापा, राजू के दादी, राजू के दादा, है ना, या किसी भी व्यक्ति को हम बुलाते हैं तो छोटू के पापा या छोटू के चाचा, छोटू के मामा, छोटू के मामी। तो ऐसे जो रिलेशन हैं जिनके लिए हम माध्यमिक या जिनको संबोधित करने के लिए हम किसी दूसरे रिश्तेदार या दूसरे व्यक्ति का सहारा लेते हैं, उसको हम माध्यमिक संबोधन कहते हैं। तो माध्यमिक संबोधन में पति पत्नी के बीच में ऐसा माध्यमिक संबोधन होता है, पति और मतलब ससुर और बहू के बीच में भी होता है, सास और दामाद के बीच में भी होता है। बहुत सारे ऐसे रिलेटिव होते हैं जिसमें हम माध्यमिक संबोधन का प्रयोग करते हैं। सीधे तौर पर उस व्यक्ति को संबोधित ना करके किसी माध्यम का सहारा लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे समुदायों में अगला है पितृश्वश्रेय या एमिटेट। तो पितृश्वश्रेय का मतलब होता है पिता की बहन, यानी पिता की बहन का मतलब बुआ। तो कहने का तात्पर्य है कि कुछ जनजातियों में पितृश्वश्रेय जो रिश्तेदार होता है, यानी हमारे पिता की जो बहन जिसको हम बुआ कहते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। बहुत सारे सामाजिक धार्मिक आयोजनों में उनका विशेष महत्व होता है, खास करके विवाह में, अंत्येष्टि में। ऐसे रिश्तेदार हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो पितृश्वश्रेय इसमें से एक नातेदार होता है, यानी बुआ बहुत महत्वपूर्ण नातेदार होता है। कुछ जनजातियों में सामान्यतः देखने को मिलता है कि बहुत सारे विशेष जो रीतियां हैं वो बुआ ही संपादित करते हैं। जैसे विवाह के समय बुआ फूफा का विशेष महत्व होता है, और उसी प्रकार नामकरण के संबंध में हमने देखा है कि बहुत सारे जनजातियों में, बहुत सारे समाजों में नए बच्चे जब जन्म लेता है तो उसका नामकरण या नाम क्या होगा, इसका निर्धारण बुआ ही तय करती है। उसके बहुत सारे अधिकार होते हैं, बुआ को बहुत सारे छूट दिया जाता है कि वो बहुत सारी गतिविधियां खुद ही करेंगी, ये उनका अधिकार होता है। तो पितृश्वश्रेय का मतलब पिता की बहन, जिसको हम अपने समाजों में विशेष मान्यता देकर रखते हैं, पितृश्वश्रेय कहलाते हैं। जैसे बुआ हमारे समाज में बच्चे का नामकरण करने का काम करती है। बच्चे का नामकरण केवल बुआ ही करेगी, कुछ रीतियां केवल बुआ ही करेंगी। इसके अतिरिक्त वैवाहिक कार्यों का संपादन में बुआ का विशेष महत्व होता है। तो इसको हम पितृश्वश्रेय समाजशास्त्री भाषा में कहते हैं। एक और टर्म है सहप्रवासिता या सहकष्टी बोलते हैं। तो सहकष्टी इसको कुवैत भी बोलते हैं। टोडा जनजाति में सामान्यतः ऐसा होता है कि जब किसी गर्भवती स्त्री से बच्चे का जन्म होता है तो उसे बहुत पीड़ा या बहुत कष्ट झेलने पड़ते हैं। ऐसे समय में उस बच्चे का जो जन्म ले रहा है या उस स्त्री का जो गर्भवती है, वह उसका जो पति है वह भी साथ में ही रहता है और उसी प्रकार के कष्ट का अभिनय करता है जिस प्रकार के कष्ट गर्भवती महिला प्रसव पीड़ा के दौरान महसूस करती है। तो इसको सहप्रवासिता कहते हैं। कुछ जनजातियों में ऐसा देखने को मिलता है, सामान्यतः टोडा जनजाति में सहप्रवासिता या सहकष्टी का टर्म देखने को मिला है कि गर्भवती स्त्री जब प्रसव पीड़ा झेलती है उस समय उसका पति उसके साथ में होता है और वह उसी प्रकार का अभिनय करता है जिस प्रकार का अभिनय उसकी पत्नी प्रसव पीड़ा को सहने के दौरान करती है। तो ऐसा सामान्यतः माना जाता है कि इससे जो है वो बच्चे का जन्म अच्छे से हो जाता है और गर्भवती स्त्री को कम पीड़ा होता है, ऐसा ही सामान्यतः माना जाता है। तो सहकष्टी या प्रवासिता टोडा जनजाति में प्रचलित है। बच्चे के जन्म के समय बच्चे का जो पिता होता है वह भी अभिनय करता है, प्रसव पीड़ा का अनुभव करता है और इससे क्या है, जो गर्भवती स्त्री होती है उसको कम पीड़ा प्रसव पीड़ा होती है, ऐसा सामान्यतः माना जाता है। तो सहकष्टी या कुवैत इसी प्रकार का एक टर्म है। तो इसमें हमने देखा कि परिहार विमुक्ता जिससे दूरी बना के रखते हैं, हंसी मजाक के संबंध जिससे हम हंसी मजाक से संबोधित करते हैं, माध्यमिक संबोधन जिसको बुलाने के लिए हम किसी दूसरे व्यक्ति का सहारा लेते हैं, पितृश्वश्रेय मतलब हमारे समुदाय में ही कुछ विशेष नातेदार होते हैं जिनको हम विशेष महत्व देते हैं, और सहप्रवासिता सहकष्टी मतलब कुछ जनजातियों में दुख सहने के लिए उसका पति जो होता है वो प्रसव के दौरान उसके साथ में रहते हैं और कष्ट का अनुभव करते हैं, वो सहकष्टी या सहप्रवासिता कहलाता है।
आइए आगे पढ़ते हैं। नातेदारी की भूमिका समाज में क्या होती है एवं उसके व्यक्ति के प्रति क्या महत्व हो सकते हैं। तो नातेदारी की भूमिका को हम अलग भागों में बांट के देख सकते हैं। पहला हम देखेंगे कि परिवार एवं विवाह का निर्धारण करती है। निश्चित रूप से नातेदार जो होते हैं वो व्यक्ति किस परिवार से संबंधित है या परिवार के में कौन कौन व्यक्तियों से वो विवाह संबंधी स्थापित कर सकता है, इसका निर्धारण नातेदारी करता है। कुछ नातेदार या रिश्तेदार ऐसे होते हैं समाज में जिसको हम विवाह में या वैवाहिक संबंध स्थापित करने में हम प्राथमिकता देते हैं, जैसे बुआ की लड़की या मामा का लड़का, या बहुत सारे ऐसे समाजों में अपने आसपास की नातेदार या रिश्तेदारों के जो बच्चे हैं उनमें वैवाहिक संबंध स्थापित करने का प्रयास करते हैं या वैवाहिक संबंध स्थापित करने के में उनको प्राथमिकता देते हैं। तो निश्चित रूप से विवाह एवं परिवार का निर्धारण नातेदारी करती है। दूसरा, वंश, उत्तराधिकार एवं पदाधिकार का निर्धारण करता है। नातेदारी जो है वो उत्तराधिकार और वंश का निर्धारण करता है। यानी सामान्यतः हमारे समाज में प्रचलित है कि परिवार का जो सबसे बड़ा पुत्र है वही उत्तराधिकारी होगा और संपूर्ण संपत्ति का उत्तराधिकारी होगा, या परिवार में वही जो है वो पिता के मृत्यु के उपरांत सत्ता का संचालन करेगा, परिवार को नियंत्रित करेगा, उसका भरण पोषण और सारी जो जिम्मेदारी है वो वही व्यक्ति करेगा, उसी के वंश के नाम से वह परिवार जाना जाएगा। तो इसका निर्धारण कौन करता है? इसका निर्धारण करता है नातेदार। यानी कुछ नातेदार ऐसे होते हैं जो उत्तराधिकार का निर्धारण करते हैं, वंश का निर्धारण करते हैं और अनेक कार्यों को प्रमुखता से वो संचालित करते हैं। तीसरा है आर्थिक हितों की सुरक्षा। नातेदार जो होते हैं वो आर्थिक हितों की सुरक्षा करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि संकट के समय में जो रिश्तेदार होते हैं वो आर्थिक सहयोग करते हैं। कुछ नातेदारों में तो ऐसा संबंध होता है कि उन्हें व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध कराता है। यानी एक जो व्यक्ति है वह अपने बच्चे को अपने नातेदार या रिश्तेदारों के पास भेजता है कुछ विशेष कार्य सीखने के लिए, विशेष गतिविधियां संचालित करने के लिए, आर्थिक सहयोग करने के लिए, और वहीं रहकर उसका पालन पोषण, सामाजिककरण होता है और उसको पूरे रूप से समाज में सेटल करने का काम जो है वो नातेदार रिश्तेदार करते हैं। अगला है सामाजिक दायित्वों का निर्वहन। निश्चित रूप से कुछ नातेदार विशेष सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हैं, जैसे कि विवाह होता है, जन्म संस्कार होता है, अंत्येष्टि संस्कार होता है, मृत्यु भोज होता है, या मृत्यु के समय जो क्रियाकर्म करते हैं उसमें विशेष जो नातेदार या रिश्तेदार होते हैं उनकी विशेष भूमिका होती है, वो बहुत सारे सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हैं। मानसिक संतोष, हम मानसिक रूप से संतुष्ट रहते हैं कि संकट की घड़ी में हमारे रिश्तेदार नातेदार हैं जो इस संकट के दौर से हमें बाहर निकाल लेंगे। ऐसा एक मानसिक सहयोग होता है कि बच्चे यदि रोजगार प्राप्त ना मिले तो वह मामा के घर, वह चाचा के घर, वह रिश्तेदारों के घर जाकर वह उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकता है। यदि शहरों में वो रहते हैं तो हम वहां के लिए वहां भेज देते हैं। इस प्रकार से मानसिक संतोष या आर्थिक रूप से सहयोग करने का कार्य हमारे नातेदार रिश्तेदार करते हैं। मानव शास्त्रीय ज्ञान का आधार, यदि हम किसी व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके नातेदार रिश्तेदारों के बारे में जानकर हम उस व्यक्ति के बारे में जान सकते हैं। तो मानव शास्त्रीय ज्ञान का आधार कहने का तात्पर्य है कि यदि हम किसी व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं तो उनके नातेदार या रिश्तेदार कौन हैं और उन लोगों के वंश के आधार पर हम उस व्यक्ति के बारे में बहुत गहरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। संकट काल का बीमा, तो संकट काल का बीमा का तात्पर्य है कि प्रत्येक नातेदार रिश्तेदार संकट के समय अपने नातेदारों को विशेष सहयोग देते हैं, उनको देखने जाते हैं, संकट के समय पूरी तरह से लगाव की भावना के साथ उनका मदद करते हैं, खास करके प्रसव के समय या बुजुर्गों की देखरेख के समय या विवाह के समय या फिर कोई बड़ी विपत्ति आ जाती है उस समय। तो ऐसे काल में जो नातेदार या रिश्तेदार होते हैं उनकी विशेष भूमिका हो जाती है, विशेष कार्य हो जाते हैं, वो है परिवार या नातेदार रिश्तेदारों का देखभाल एवं समाजीकरण, पालन पोषण का कार्य। 8वां, आर्थिक सहयोग एवं लगाव की आधिक्य।
ऐसे नातेदार या रिश्तेदारों के बीच में सामान्य लोगों की अपेक्षा आर्थिक सहयोग की भावना होती है और सबसे ज्यादा लगाव। इस प्रकार से हम नातेदारी की महत्व के बारे में हमने देखा कि परिवार और विवाह का निर्धारण करती है, वंश उत्तराधिकार एवं पदाधिकार का भी नातेदारी निर्धारण करता है, आर्थिक हितों की सुरक्षा करता है, सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करता है, मानसिक संतोष प्रदान करता है, मानव शास्त्रीय ज्ञान का आधार है, संकट काल का बीमा है और आर्थिक सहयोग और लगाव की भावना अधिक होती है ऐसे नातेदारों और रिश्तेदारों के बारे में। तो आज हमने इस टॉपिक में बहुत सारी चीजें पढ़ी, जिसमें नातेदारी क्या होती है, उसके क्या अर्थ एवं परिभाषाएं समाजशास्त्रियों ने दिए हैं, नातेदारी के क्या आधार होते हैं, नातेदारी कितने प्रकार के होते हैं, नातेदारी की कौन कौन सी श्रेणियां होती है, नातेदारी की क्या संज्ञाएं होती है, और उसके साथ साथ नातेदारी की रीतियां भी हमने देखा, और इन रीतियों के बाद हमने नातेदारी की भूमिका पर चर्चा किया। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगले क्लास में हम किसी दूसरे टॉपिक पर चर्चा करेंगे।